उसकी आते हैं इंटेस्टाइन 180 फुट लंबी होती है। आपने ये देखा कि ये विशेषता अन्य किसी पशुओं में या जीवधारियों में नहीं होती। और यही कारण है कि गाय जो भी कुछ खाती है, जो भी कुछ पीती है, वो आंतों के पहले छोर से लेकर अंतिम छोर तक जाता है। और इसलिए वो जो भी खाती है, उससे उसके उससे हमारा क्या परिणाम प्राप्त होता है, इससे आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे दूध से आपको मक्खन निकालना है, तो मक्खन निकालने की मशीन में जितनी भी गरेरिया होती हैं, वो उतना ही मक्खन शुद्ध होता है। उसी प्रकार प्रकृति ने शारीरिक संरचना के रूप में सबसे लंबी आंत हमारी गाय को दी है, और इसलिए गाय का दूध सबसे श्रेष्ठ होता है। अन्य जितने भी दुग्धधारी हैं, उनमें से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ यदि कोई दूध है तो वो हरे गाय का है। अब ये देखिए, गाय में गाय की जो रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वहां पर उनका सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसे हम हम्प कहते हैं। तो जब सूर्य की किरणें इस सूर्य केतु नाड़ी से संपर्क करती है, तो उस आपका स्वर्ण तत्व का निर्माण होता है। और ये माना जाता है कि 1 कुंटल गाय के दूध में 1 बाशा स्वर्ण तत्व होता है। और इसलिए गाय का दूध, गाय का घी आपका पीला होता है, क्योंकि इसमें कैरोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। आपने देखा कि आज हमारे शरीर में जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उसमें जो कैंसर हो रहा है, उसका वन ऑफ द रीजन है डेफिशिएंसी ऑफ कैरोटीन। और गाय के दूध में हमारे प्रचुर मात्रा में कैरोटीन होता है। यदि हम भैंस के दूध से इसकी कल्पना करें या तुलना करें, तो आप पाएंगे कि गाय के दूध में जो तभी कैरोटीन होता है, वो आपके भैंस के दूध की तुलना में 10 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है। यदि आप भैंस के दूध को गर्म करते हैं, यदि भैंस के दूध को उबालते हैं, तो इसके पौष्टिक तत्व सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन गाय के दूध को यदि आप उबालते हैं, तो पौष्टिक तत्व बिल्कुल भी खत्म नहीं होते, वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। हमारे गौ माता में 2 सींगें होती हैं। ये सींगें क्या है? ये शक्तिशाली एंटीना है। ये ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करता है और अपने शरीर में संचित करता है, इसको स्टोर करता है, और हमें गाय के गोबर के रूप में, गोमूत्र के रूप में, दूध के रूप में हमें सारी ऊर्जा सब वापस दे देता है। मतलब गाय कितनी दयालु है, सब कुछ हमें लेकर और हमें वापस दे देती है। ये गाय का अपना महत्व है। हम आपने देखा, अभी नितेश जी ने बताया कि हमें अग्निहोत्र करने के लिए गाय का कंडा लगता है, गाय का उपला लगता है, यानी गोवंश। गाय का हो, बैल का हो, बछड़ा का हो, एक ही बात है। गाय के कंडे में काफी औषधीय तत्व होते हैं, जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, इंडोल, पोटाश। जितने भी मेडिकेटेड कंटेंट्स हैं, वो सिर्फ गाय के कंडे में पाए जाते हैं, दूसरे जानवर में नहीं। अब ये देखिए, एक इटली के साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रिगेड हुए हैं, उन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया कि गाय के ताजा गोबर के सुगंध मात्र से मलेरिया, बुखार और मलेरिया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने एक शोध पत्र और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक सिगार का पाइप लिया, सिगार के पाइप में उन्होंने गाय के गोबर का चूरा डाला। गाय के गोबर का चूरा डालने के बाद उसको जलाया। जलाने के बाद जो धुआं निकलती है, उसे इनहेल कराया गया। और ये देखा गया कि टीबी का पेशेंट 3 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। आपने एक 1986 में एक चेरनोबिल कांड हुआ, ये रशिया में हुआ था। चेरनोबिल कांड में क्या हुआ? एटॉमिक ब्लास्ट हुआ। और एटॉमिक ब्लास्ट से इतना प्रदूषण पैदा हुआ कि वैज्ञानिकों ने कहा कि कम से कम 10 लाख आदमियों को कैंसर होगा और 2 लाख आदमी सर्टेनली मर जाएंगे। और उसके बाद रशिया में आप गाय के गोबर की कोटी की जाने लगी। और ये देखा गया कि एटॉमिक ब्लास्ट से निकलने वाली जितनी भी डेंजरस रेडिएशन है, जितनी भी आघातपूर्ण विकिरण है, वो गाय के गोबर पर नहीं होता। मतलब उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। एक एक्सपेरिमेंट हमने स्वयं ने किया है। आप गाय का ताजा, हमने 20-22 साल पहले किया था। आप गाय का ताजा गोबर लीजिए, गाय का ताजा गोबर लेने के बाद हाथ में लगाइए। हाथ में सुखाने के बाद यदि हम एक्सरे लेते हैं, तो एक्सरे पास आउट नहीं होता। जबकि दूसरे जानवर के गोबर को आप ये लगाते हैं, तो एक्सरे पास आउट होता है। तो गोबर का क्या अर्थ है? गोबर तो सिर्फ गाय का होता है। गो प्लस बर, गो यानी गाय, बर यानी वरदान, यानी गाय के द्वारा मनुष्य को दिया गया वरदान। और इसलिए ये माना गया है कि गाय का गोबर में जैसे आपने देखा कि दीपावली के बाद गोवर्धन आता है, तो गोवर्धन का क्या मतलब होता है? गोबर प्लस धन, मतलब गोबर में ही धन है। और ये संकेत देता है कि आप गाय के गोबर से यज्ञ करें, गाय के गोबर से खाद बनाकर खेतों में डालें और खुशहाली पैदा करें। लेकिन होता क्या है कि हम दो गोवर्धन के दिन गाय को नहलाते हैं, धुलाते हैं, मालपुए खिलाते हैं, और ये समझते हैं कि जैसे गाय के प्रति हमारा जो दायित्व है वो पूरा हो गया, और हमारी गाय 364 दिन भूखी मरती है।
यदि हम वास्तव में गाय की पूजा करना चाहते हैं, गाय की पालन करना चाहते हैं, तो उसका रास्ता अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र का महत्व अपने आप में स्पष्ट होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गाय का गोबर एकमात्र संसार में ऐसा प्रोडक्ट है, पदार्थ है, जो आपके रेडिएशन के इफेक्ट को खत्म करता है। आज जैसे आपका मोबाइल है, जैसे आपका एंटीना है, या आपके एंटीना लगे हुए हैं, या आपके सौर मंडल में जितने भी आपके नक्षत्र हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनसे आने वाले रेडिएशन को के प्रभाव को अग्निहोत्र पूरा नलिफाइड करता है, न्यूट्रलाइज करता है। अब ये और कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो इसके रेडिएशन को इफेक्ट को खत्म कर दे। अग्निहोत्र का एक पार्ट है आपका गाय का गोबर, गाय के कंडे। हमें गाय के कंडे का उपयोग क्यों करना है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम मेडिकेटेड कंटेंट्स होते हैं, तो हमें इसमें गाय का कंडा लगता है। आपने देखा आपके अग्निहोत्र में गाय का घी लगता है। गाय का घी संसार में एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसका जलने के बाद वजन कम नहीं होता। आप किसी भी चीज को जलाइए, उसका वजन कम होता है, निश्चित रूप से कम होता है। लेकिन मान लीजिए आपने 1 किलो गाय का घी लिया है, आधा किलो गाय का घी लिया है, और उसको आप जलाते हैं, तो उसका राख का वजन भी 1 किलो या आधा किलो ही होगा। तो जो भी चीज निकलती है, जो भी गैसेज निकलती हैं, जो उपयोगी तत्व निकलते हैं, उसी से वायुमंडल शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, और हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। अग्निहोत्र करने से वेदों में लिखा है कि आयुर्वेद घृतम, आयुर्वेद घृतम यानी गाय का घी ही जीवन है। गाय का घी नहीं तो जीवन नहीं। आज भी गांव में जब सांप, नागराज, कोबरा कोई किसी को डस लेता है, तो फर्स्ट एड के रूप में उसे आधा लीटर या 1 लीटर गाय का घी पिला दिया जाता है, और वॉमिटिंग के माध्यम से सारा पॉइजन बाहर आ जाता है। तो अभी जैसे नितेश ने बताया, अग्निहोत्र करते हैं, तो अग्निहोत्र करने से हम जब गाय का घी मिक्स करके अब चावल में आहुति देते हैं, तो 4 प्रकार की गैसेज निकलती हैं, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड बीटा प्रोपेलैक्टोन। और 4 प्रकार की गैसेज को थ्रू द एजेंसी ऑफ फायर, अग्नि के माध्यम से जब हम वातावरण में इंजेक्ट करते हैं, प्रेषित करते हैं, फैलाते हैं, तो हमारे शरीर, मन और बुद्धि पर इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। तो हम आपने गाय का घी देखा, गाय का घी पूरा हमारे इससे एसिडिटी का निर्माण होता है, और एसिटिलीन एक प्रखर ऊर्जा का नाम है जो अशुद्ध वायु को खींच कर शुद्ध करती है। तो गाय का घी हमारे एक प्रकार से अमृत बनाया गया है। गाय, आप ये देखिए, जब गाय बच्चा देती है, तो बच्चा देने के बाद जो आपका 7 दिन का दूध होता है, उसी जिसे हम क्या कहते हैं, खीस कहते हैं, खीस कहते हैं। आपने देखा ये काफी गाढ़ा होता है, काफी पीला होता है, और इसको जब हम हल्का सा भी उबालते हैं तो ये फट जाता है। इसमें काफी प्रोटीन, विटामिन और जितने भी आपके उपयोगी तत्व हैं प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये माना गया है कि खीस के खाने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। जब आप गाय बच्चा देती है, तो बच्चा देने के बाद गाय आपने देखा कि कम से कम 15, 17, 20 घंटे अपने बच्चे को चाटती रहती है, लाड दुलार करती रहती है, उसके लाभा को दूर करती है। और यही कारण है कि जब आपकी गाय, आपका गाय कितनी भी खड़ी क्यों ना हो, बच्चा अपने आप ही दूध पीने के लिए अपनी माँ के पास चला जाता है। इतना इस पे दया, प्रेम और करुणा का एक संदेश देती है गाय, कि कितनी दया है, कितनी प्रेम है, कितनी करुणा है, ये अपने आप ही से संदेश समझ में आता है। तो हम आप लेकिन हमें गाय पर ध्यान देना चाहिए कि गाय को कभी भी बाड़ा में हमें बांधना नहीं चाहिए, बांधना नहीं चाहिए। कारण क्या है, हम खुली रखते हैं, और गाय उसको बछड़े के पास रखना चाहिए। आप देखिए गाय का दूध कितना अधिक होता है, और कितना शुद्ध होता है, कितना पौष्टिक होता है। गाय हमेशा जब स्वतंत्र रूप से रहती है, गाय जब स्वतंत्र रूप से रहती है, तो उसका गाय का दूध ही अपने आप में और भी ज्यादा पौष्टिक हो जाता है। तो हमें गाय को, और आपको हमें यह भी ध्यान रखना है कि उसके 4 थन होते हैं, तो 2 थन हमारे उसके बछड़े के लिए हैं, और 2 थन हमारे लिए हैं। ऐसा नहीं कि हम चारों थनों का दूध हम स्वयं पी जाएं, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तो हमें इस प्रकार से इसका ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करने से गड़बड़ होती है। गाय का आप हमें, यदि हमें गाय को खरीदना है, तो हमें गौ माता हम जो कहते हैं, आप देखिए संसार में गाय का घी या गाय गाय एक बात ऐसी प्राणी है जिसका आपका उचिष्ट मल ना होकर मल शोधक होता है। उच्छिष्ट यानी जैसे वो दूध देती है, जैसे आप दूध नहीं मान लिए, जैसे गोमूत्र देती है, जैसे गोबर देती है, इसे उच्छिष्ट कहते हैं, जो एक्सपेल करती है। लेकिन वो मल नहीं है, मल शोधक है। यदि हमें भूमि को पवित्र करना है, तो आप ये देखिए गाय के गोबर की कोटी की जाती है। यदि हमें यज्ञ करना है, तो वेदी पर गाय का गोबर का लेप किया जाता है। और इस पे इसलिए कहा गया, इसमें 33 करोड़ देवी देवता का निवास है, और इसमें गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास रहता है।
तो हमें यदि आपके घर में अग्निहोत्र होता है, आपके गाय के कंडे होते हैं, ये भी अपने आप में ये प्रमाण होता है कि 33 करोड़ देवी देवता को भोग लग रहा है। हमारी लक्ष्मी जी कितनी प्रसन्न रहती हैं, हमारे सुख शांति समृद्धि का आधार है, हर प्रकार के प्रदूषण को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है। आपने देखा, अब हम कृषि पर आते हैं, तो कृषि भी उसका आधार भी हमारी गौ माता ही है। आपने देखा कि कृषि कार्य कितना महत्वपूर्ण कार्य है। आज जितने भी आज इसलिए हम किसान को अन्नदाता कहते हैं। आज जितने भी व्यवसाय दिखाई दे रहे हैं, आज जितने भी बिजनेस दिखाई दे रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में कृषि उपज पर आधारित है। इसलिए किसान हमारे अर्थशास्त्र की रीढ़ है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा किसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत हताश है। आज रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों के चक्कर में वो बर्बाद हो गया है। उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है। वो जो जो भी उगा रहा है, जो अन्न है, फल है, सब्जियां हैं, वो सब जहरीली हो गई है। और ये जहर न केवल हमारे पेट में जा रहा है, पूरे वायुमंडल को जहरीला बना रहा है। अग्निहोत्र और अग्निहोत्र कृषि, फार्मिंग, अग्निहोत्र कृषि, आप ये देखिए, प्राण ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है और पूरे वायुमंडल में अमृत संजीवनी घोल देता है। इसलिए हमारी कृषि ऐसी होनी चाहिए जो बहुत अच्छी हो, बहुत आपकी सस्ती हो और हमारे द्वारा परमार्थ हो। आप ये देखिए, वैज्ञानिक प्रयोगों और हमारे किसान भाइयों के अनुभवों से ये सिद्ध हो चुका है कि अग्निहोत्र भस्म के प्रयोग करने से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। हमारी भूमि की जल धारण करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आप ये देखिए, हमारी भूमि में जितने केचुए होते हैं, वो केचुओं की संख्या में बहुत वृद्धि होती है। जितने भी विषाणु हैं जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि हमारे फसल में कीड़े लगाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। हम जो भी फसल बोते हैं, जो भी फसल हम बोने जा रहे हैं, बोते हैं, अब क्वालिटी और क्वांटिटी की दृष्टिकोण से हमारी फसल बहुत ही अच्छी होती है। गुणवत्ता के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि यील्ड पर कैपिटा बहुत अच्छी होती है। आप हमारी ऐसी भूमि जो बिल्कुल बंजर हो गई है, जहाँ एक भी घास का दाना भी नहीं उगता, यदि वहां पर 1-1.5 साल तक हम अग्निहोत्र भस्म का एप्लीकेशन करते हैं, तो हमारी भूमि पूरी उपजाऊ हो जाती है। आपने देखा, हमारी फसल कब अच्छी होगी? हमारी फसल तब अच्छी होगी जब हमारी मिट्टी बहुत अच्छी होगी। मिट्टी कब अच्छी होगी? जब उसका पीएच रेशो बहुत अच्छा होगा, उसका स्ट्रक्चर और टेक्सचर बहुत अच्छा होगा। और स्ट्रक्चर टेक्सचर कब अच्छा होगा? जब उसमें माइक्रोब्स, जो आपके सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। तभी आपके ये मिट्टी, आपके सॉइल, आपका स्ट्रक्चर टेक्सचर अच्छा होगा, पीएच रेशो अच्छा होगा। तो ये सूक्ष्म जीव क्या है? ये सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपके आपके बैक्टीरियाज हैं, जैसे आपके फंगस है, जैसे आपके प्रोटोजोआ है, ये आपके डिफरेंट प्रकार के होते हैं। यदि आप मिट्टी देखेंगे, तो मिट्टी में 90 जितने भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें 90% आपके बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे राइजोबियम। तो ये राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम हमारे वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, अर्थात उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। और हमारे पेड़ पौधे उस अमोनिया को आराम से ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पेड़ पौधे हमारे वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते। उन्हें उसे प्राप्त करने के लिए इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। और ये हमारी अमोनिया हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। ये माना गया है कि 1 ग्राम मिट्टी में करीब 5 करोड़ सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। मतलब इतने छोटे होते हैं, इतने माइक्रो होते हैं, जो हमें आंखों से नहीं दिखते और हमें माइक्रोस्कोप का उसका उपयोग करना पड़ता है। तो हमारे अग्निहोत्र भस्म जो आज हर प्रकार के माइक्रोब्स को बढ़ा रहा है, उसमें एनपीके कितना होता है? एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो नाइट्रोजन इनका परसेंटेज कितना है? 0.34%, 97% और 2.32%। तो आप ये देखिए, आपका जो आपका ये परसेंटेज एनपीके है, जो परसेंटेज है, नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा रासायनिक खाद की तुलना में हमारी अग्निहोत्र भस्म में बहुत कम होती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये अग्निहोत्र भस्म इतनी कैसे चमत्कारी है, इतनी कैसे प्रभावशाली है, ये आज तक वैज्ञानिकों का शोध का विषय बना हुआ है। ऐसा माना गया है, ऐसा ये मानते हैं कि जब हम अग्निहोत्र करते हैं, तो अग्निहोत्र पांचों नियमों का पालन करते हैं। जैसे आपको बताया गया कि सूर्योदय सूर्यास्त का समय होगा, निश्चित आकार का तांबे का पात्र है, गाय के कंडे की अग्नि जलेगी, हमें 2 चुटकी चावल और 2-4 बूंद देसी गाय का घी लेना है और 2 मंत्र सुबह और 2 मंत्र शाम को बोलना है। इन पांचों नियमों का पालन करते हुए जब हम अग्निहोत्र करते हैं, तो अग्निहोत्र करने से ये पात्र हमारे ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करता है। उनकी शक्तियों का आवर्तन प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, आदान प्रदान शुरू हो जाता है। और जो राख,
जिसे हम राख कह रहे हैं, जिसे हम भस्म कह रहे हैं, वो औषधि युक्त बन जाती है। तो हमें अग्निहोत्र क्यों करना है? अग्निहोत्र हमें इसलिए करना है कि 95% जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उपयोगी तत्व हैं, जो हमारे पेड़ पौधों को चाहिए, जो हमारे फसल को चाहिए, जो हमारी मिट्टी को चाहिए, वो वायुमंडल में पहले से विद्यमान है। लेकिन हमारे प्रदूषण के कारण ये सारे के सारे उपयोगी तत्व हमारे फसल को प्राप्त नहीं हो पाते और हमारे किसान भाइयों को अनावश्यक रूप से खाद के रूप में अनावश्यक रूप से बहुत खर्चा करना पड़ता है। आज तो जैविक खाद के रूप में धंधा भी हो रहा है। तो हमें, आप यदि अवरोध करते हैं तो आपका वायुमंडल शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है और आपके 95% जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मैंने आपको बताया उपयोगी तत्व हैं, वो अग्निहोत्र उन वायुमंडल के सारे उपयोगी तत्वों को फसल तक पहुंचाने का कार्य करता है और सारे के सारे हमारे वो सारी माइक्रो आपके फसल तक पहुंच जाते हैं और हमारे किसान भाइयों को 5-10% खाद देनी पड़ती है। तो हमें अब आपको पहले हल्का सा ये समझना है कि हमें अग्निहोत्र से अग्निहोत्र फार्मिंग कैसे करनी है। मैं 5 मिनट में इसको कैलकुलेट करके मैं चाहूंगा कि फिर आपको कोई भी प्रश्न हो तो नीतीश यही उपलब्ध है। हमें हर प्रकार की शंका का समाधान किया जा सकेगा। औषधि के रूप में अग्निहोत्र भस्म का कैसे प्रयोग होना है वो चर्चा का विषय बन जाएगा। अब ये देखिए हमें अग्निहोत्र फार्मिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमें भूमि को तैयार करना है। अब भूमि को तैयार कैसे करना है? आप ऐसे क्षेत्र जहां पर बुआई से पहले सिंचाई होती है, वहां पर हम 1 एकड़ खेत में 5 किलो अग्निहोत्र भस्म को बिखेर देते हैं। 1 एकड़ खेत में 5 किलो अग्निहोत्र भस्म को हमें बिखेर देना है। यदि मान लीजिए आपके पास 5 किलो अग्निहोत्र भस्म के हिसाब से अग्निहोत्र भस्म नहीं है, तो आप उसमें गाय के गोबर का चूरा डाल सकते हैं और 10 किलो के हिसाब से 1 एकड़ खेत में आप उसको डाल दीजिएगा। और ऐसे क्षेत्र या बुआई से पहले सिंचाई नहीं होती है, वहां पर आप बुआई से पहले 2-3 दिन पहले ही 5 किलो अग्निहोत्र भस्म का पानी में घोल बनाइए और घोल बनाकर आप 1 एकड़ खेत में से बिखेर दीजिए। अब आपके माइक्रोब्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। हमारे ये माइक्रोब्स बढ़ने से क्या होता है? माइक्रोब्स बढ़ने से, अग्निहोत्र भस्म के डालने से ये ग्रोथ प्रमोटर के रूप में कार्य करता है। हमारी फसल बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। मतलब आप देखेंगे बहुत आपका यील्ड पर कैपिटा बहुत बढ़ जाता है और आपका जो परसेंटेज है, आपका कम से कम मात्रा भी 20 से 30% आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो हमें इस प्रकार से हमारा भूमि तैयार हो चुकी है। अब हमें इसमें बीज बोना है। लेकिन बीज, देखिए जिसको बीज बोते हैं, जो भी बीज हमें बोना है, अधिकांश बीमारियां उन बीजों के कारण ही पैदा हो रही हैं। तो हमें इन बीज जनित जो रोग है उनको नियंत्रित करना है, उनको कंट्रोल करना है, उनका उपचार करना है। और उपचार करने के लिए हमें किसी प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है। कीटनाशक दवाइयां और कीटनाशक खाद हमारे प्रोविजन में बिल्कुल भी नहीं है। हर प्रकार का रास्ता ईश्वर के द्वारा आपको दिया गया है। अग्निहोत्र फार्मिंग कीजिए और हर प्रकार की सफलता प्राप्त कीजिए। तो हमें क्या करना है? इसके लिए 4 प्रकार का घोल तैयार करना है। एक घोल में 4 प्रकार का आइटम तैयार करना है। वो आइटम है, पहला है आइटम अग्निहोत्र भस्म, दूसरा है गाय के गोबर का चूरा, तीसरा है गोमूत्र और चौथा है पानी। अब इनका परसेंटेज क्या रहेगा? इनका परसेंटेज है 2-1-1-4। मतलब 2 भाग आपके अग्निहोत्र भस्म का होगा, 1 भाग आपकी गाय के गोबर का चूरा का होगा, 1 भाग गोमूत्र का होगा और 4 भाग पानी का होगा। अब आप ये देखिए 20 ग्राम अग्निहोत्र भस्म से 1 किलो बीजों को उपचारित किया जा सकता है। अब मान लीजिए हमें 1 किलो बीजों को उपचारित करना है, तो हम क्या तैयार करेंगे? हम 20 ग्राम अग्निहोत्र भस्म लेंगे, 10 ग्राम हमें गाय का गोबर का चूरा लेना है, हमें 10 ml गोमूत्र लेना है और 40 ml हमें पानी लेना है। इनका घोल तैयार किया और घोल तैयार करने के बाद हम 1 किलो बीजों को इसमें डाल देंगे और 1 किलो बीजों को डालने के बाद हमें 3-4 घंटे अग्निहोत्र भस्म उस घोल में डालना है। और डालने के बाद इन्हें बाहर निकालने के बाद आप छाया में सुखा लीजिए। हमें धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। हमें छाया में सुखाने के बाद जब ये सूख जाएं तो आप ये देखिए आप अब इन बीजों को बो सकते हैं। ये बीज जनित रोगों का बहुत ही प्रभावी ढंग से उपचार हो चुका है, बहुत ही प्रभावी ढंग से उपचार हो चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अग्निहोत्र करने, हमने बीज बो दिया है, अब हमारी फसल आ रही है। हमें फसल पर ऊर्जा जल का भी प्रयोग करना है। ऊर्जा जल को डालने से मैंने आपको बताया कि ये ग्रोथ प्रमोटर के रूप में कार्य करता है। हमें ऊर्जा जल कैसे तैयार करना है? ऊर्जा जल पीने में भी काम में ले सकते हैं, ये पूरा एनर्जेटिक होता है। तो ऊर्जा जल तैयार कैसे करते हैं? ऊर्जा जल तैयार करने का मान लीजिए हमें 1 एकड़ खेत की तैयारी करनी है।
संक्षिप्त में बताता हूँ। आप एक टंकी लीजिएगा, उस टंकी में 1000 लीटर पानी लीजिएगा। 1000 लीटर पानी के बाद उसमें 15 किलो अग्निहोत्र भस्म को डालना है और 5 किलो फिटकरी डालना है, और एक डंडी से उसे 15 बार क्लॉकवाइज और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज दिन में 2 बार घुमाना है। दिन में दो बार घुमाने से इसकी घोल की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, और ये आपका ऊर्जा जल तैयार हो गया। 24 घंटे के बाद जो ऊर्जा जल तैयार हो गया है, अब इसकी फसल को आपको स्प्रे पंप के द्वारा छान कर आप अपने पेड़ों पर डाल सकते हैं। अब ये मान के चलिएगा कि 90% से ज्यादा संभावना खत्म हो चुकी है, किसी प्रकार का पेड़ों में कीड़ा नहीं लगेगा। गलती से किसी प्रकार का शंका आपको होती है तो आप सिर्फ एक बार 2-3 दिन के बाद इस प्रोसेस को रिपीट कर लीजिएगा, और आप ये इस शंका से और इस मतलब बात से पूरे मुक्त हो जाएंगे, इस चिंता से कि आपको किसी प्रकार का कीड़ा लगेगा। अब ईल्ड पर कैपिटा और आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छी होगी। तो हमें अग्निहोत्र फार्मिंग करना है, और इसलिए कहा गया है, वेदों में कहा है, कृषि यज्ञ कल्पता। कृषि यज्ञ कल्पता का अर्थ होता है कि यज्ञ द्वारा कृषि करें, उससे हमारी फसल फले, फूले और समृद्ध हो।